जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में मगध में हर्यंक वंश के बारे में समझाया था और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि पिछला वीडियो में मैंने मगध पर हर्यंक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे और किस शासक ने क्या किया इसके बारे में समझा दिया था। आज हम शुरू करते हैं शिशुनाग वंश और नंद वंश को। आज हम लोग ये दोनों वंश पढ़ लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे सिकंदर का आक्रमण। तो आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो हर्यंक वंश था इसका अंतिम शासक नागदशक था और नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है। शिशुनाग नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं कि शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का स्थापना किया। इतनी बात तो आप सभी समझ गए कि जो हर्यंक वंश था उसका अंतिम शासक नागदशक था और नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है। जो शिशुनाग था वो नागदशक का महामंत्री था और शिशुनाग ने नागदशक की ही हत्या करके उस पर अपना अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। यानी जो शिशुनाग था वो नागदशक का महामंत्री था। शिशुनाग नागदशक का महामंत्री था। दोस्तों, ये जो शिशुनाग था यह जैन धर्म का अनुसरण करने वाला था, यानी यह जैन धर्मों को मानता था। तो ये बात भी लिख देते हैं कि शिशुनाग जैन धर्म को मानने वाला था। शिशुनाग जैन धर्म को मानने वाला था। दोस्तों, शिशुनाग ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शिशुनाग ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान वत्स और अवंती दो राज्यों को जीता और दो राज्यों को जीत करके इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को वैशाली स्थानांतरित कर दिया। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हर्यंक वंश में उदयन एक शासक आया था उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया था और मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनाया था। उसके बाद जब ये शिशुनाग आया तो इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली कर दिया, लेकिन उससे पहले इसने वत्स और अवंती दो राज्यों को जीता। तो ये बातें भी चलिए लिख लेते हैं। शिशुनाग ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान वत्स और अवंती को जीता तथा अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया। आप लोग को इतनी बातें याद रखनी है
कि जो शिशुनाग वंश था इसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा ही किया गया था। शिशुनाग नाग दशक का महामंत्री था, तो शिशुनाग ने नाग दशक की ही हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। यह जैन धर्म का अनुसरण करने वाला था। इसने साम्राज्य विस्तार के दौरान वत्स और अवंती को जीता और उसके बाद अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 394 ईसा पूर्व में। 394 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद कालाशोक, जो कि इसी का पुत्र था, इसका उत्तराधिकारी बनता है। तो हम ये बातें बता सकते हैं कि शिशुनाग वंश में जो अगला शासक होगा दोस्तों, उसका नाम होगा कालाशोक। दोस्तों अब पढ़ते हैं कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। यह उतना मारकाट में विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो शिशुनाग था इसने जैन धर्म का अनुसरण किया, लेकिन जो कालाशोक था इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और कालाशोक के कार्यकाल में ही दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में ही आयोजित हो गई थी। और कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र भी ला दिया था। कालाशोक ने यही काम किया था। ये बातें भी आप लोग को लिख देते हैं। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक बना। कालाशोक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। इसने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। अनुसरण किया। इसी के कार्यकाल में यानी कालाशोक के समय ही, कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में आयोजित हुई थी। वैशाली में आयोजित हुई थी। आयोजित हुई थी। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। बस इतना ही योगदान कालाशोक का था। आप लोग समझ गए होंगे कि जो कालाशोक था वह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। कालाशोक का कहीं कहीं पर नाम काकवर्ण भी देखने को मिलता है। तो काकवर्ण या कालाशोक एक ही व्यक्ति का नाम था। कालाशोक जो कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और यह धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया और इसी के कार्यकाल में दूसरी बौद्ध संगीति यानी जो दूसरी बौद्ध सभाएं हुई थी वो इसी के कार्यकाल में हुई थी। 383 बीसी में आयोजित हुई थी, वो भी वैशाली में। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। अगर आपसे पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था
तो नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद के द्वारा कर दी जाती है और महापद्मानंद नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना करता है। जैसा कि आप समझ गए कि सबसे पहले हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम नागदशक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है और मगध पर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हो जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मानंद के द्वारा कर दी जाती है और इस प्रकार मगध पर अब नंद वंश का शासन स्थापित हो जाता है। तो अब समझते हैं नंद वंश के बारे में। तो यहां पर सबसे पहला बात यही होगा कि नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश की स्थापना किया। दोस्तों, नंदीवर्धन जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या महापद्मानंद के द्वारा कर दी जाती है और मगध पर नंद वंश को स्थापित किया जाता है। जो महापद्मानंद था यह नाई जाति का था और इसका एक अन्य नाम भार्गव भी कहीं कहीं किताबों में देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि जो महापद्मानंद था, महापद्मानंद यह नाई जाति का था और इसका एक अन्य नाम भार्गव भी था। दोस्तों, आपने अभिलेख का नाम सुना होगा। एक अभिलेख हाथी गुम्फा नाम का अभिलेख है। उस अभिलेख में यह भी बताया गया है कि जो महापद्मानंद था, इसने अपने शासन काल में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण करके वहां से जिन की मूर्ति को मगध में लाया था। तो ये बातें भी आप लोग जान लीजिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार महापद्मानंद कलिंग पर आक्रमण भी किया था और वहां से जिन की मूर्ति ले आया था जिन की मूर्ति ले आया था। महापद्मानंद का इतना ही योगदान था। नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था। अब इसके बारे में समझते हैं। आप ये जान लीजिए कि अब नंद वंश का अंत का समय आ चुका है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। दोस्तों, अब जानते हैं घनानंद के बारे में। तो घनानंद एक अयोग्य शासक था, भोगी विलासी शासक था। हमेशा यह भोग विलास में डूबा रहता था। इसे अपने राज्य की कोई परवाह नहीं थी। इसने प्रजा पर अधिक से अधिक प्रकार के कर लगा दिया था। और दोस्तों, ये जो घनानंद था यह सिकंदर के समकालीन था। घनानंद के शासन काल में ही सिकंदर मगध पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तब इसके दरबार में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था चाणक्य। आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य के अन्य और भी कई नाम है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य का ही नाम है। चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है अर्थशास्त्र, जिन्होंने अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में भी। तो घनानंद के दरबार में चाणक्य आए और चाणक्य घनानंद को सिकंदर के आक्रमण के बारे में बताए कि अगर आप सचेत नहीं हुए तो सिकंदर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा है।
तो घनानंद ने क्या किया कि एक भोगी विलासी शासक था, इसने अपने भरे दरबार में चाणक्य का अपमान कर दिया। जरा सोचिए, एक राजा जो कि भोग विलास में डूबा हुआ था और उसके ऊपर कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है और उस आक्रमण से सचेत